हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर डील कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग चौथा लेक्चर पढ़ेंगे और इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट कह रही हूँ लिपिड जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम लोग प्रोटीन पढ़ेंगे। तो प्रोटीन कितने तरह का होता है, लिपिड बाइलेयर में कितने तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो एम्फीफिलिक नेचर का होता है, यानी कि वो हाइड्रोफोबिक रीजन में भी प्रेजेंट रह सकता है एंड हाइड्रोफिलिक रीजन में भी प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, तो वैसा प्रोटीन जो कि वाटर के साथ रहना पसंद करता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हाइड्रोफिलिक रीजन में। और वैसा प्रोटीन जो वाटर के साथ रहना नहीं पसंद करता है वो कहाँ रहेगा, हाइड्रोफोबिक वाले रीजन में। जो प्रोटीन होता है वो 3 तरह का होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं इसको, एंड इंटीग्रल प्रोटीन को ही इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। तो सिंपली बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ही पेरिफेरल प्रोटीन कहलाता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ही इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। तो यदि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से ये जो पेरिफेरल वाला पार्ट है, पेरिफेरी वाला पार्ट है, इधर प्रेजेंट होगा क्या, पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से पेरिफेरल रीजन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा। राइट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये साइटोसोलिक रीजन में प्रेजेंट होगा। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन के ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है, ये सेल मेम्ब्रेन का सरफेस है, तो इसके ऊपर में ये प्रेजेंट होगा, सरफेस के कांटेक्ट में होगा। ठीक है, ये जो है जो भी सरफेस पे प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन है, यानी कि पेरिफेरल प्रोटीन है, वैसे प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, ऐसा प्रोटीन हाइड्रोफोबिक रीजन में इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो हो गया, क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक रीजन। इस वाले रीजन में इस तरह का प्रोटीन इंटर नहीं कर सकता है। जैसे कि पेरिफेरल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं उसका कुछ एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो साइटोक्रोम सी, CYT4 साइटोक्रोम सी, यहाँ आई थिंक आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ साइटोक्रोम सी। ठीक है, साइटोक्रोम सी, क्यूप्रिडॉक्सिन, स्पेक्ट्रिन, एंकाइरिन, कुछ फ्लेवो प्रोटीन्स, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन्स, एड्रीनोडॉक्सिन रिडक्टेज। तो दिस आर द सम पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से पेरिफेरल प्रोटीन्स, साइटोक्रोम सी, क्यूप्रिडॉक्सिन, स्पेक्ट्रिन, एंकाइरिन, कुछ फ्लेवो प्रोटीन, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन, एड्रीनोडॉक्सिन रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद आता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन किसको कहते हैं, जो लिपिड लिंक्ड हो। ठीक है, जो लिपिड से लिंक्ड हो उसको कहेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन पे आते हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है और मतलब सभी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। अब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, चलिए देखते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है। ये हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाता है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जिसको कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, यानी इस तरह के जितने भी प्रोटीन होंगे वो कहलाते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स। जिसमें क्या क्या आता है, जैसे ट्रांसपोर्टर आता है, लिंकर्स आता है, चैनल आता है, रिसेप्टर्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एंकरिंग डोमेन आता है।
तो इन जो जितने मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आ सकता है, तो ट्रांसपोर्टर आ सकता है, लिंकर आ सकता है, चैनल आ सकता है, रिसेप्टर्स आ सकता है, एंजाइम आ सकता है, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एंकरिंग डोमेन आ सकता है। अब एग्जांपल की बात करें कि विच प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन, बैंड 3, जीपीसीआर, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए किसके, इंटीग्रल प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पेरिफेरल प्रोटीन जो कि आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो, मेम्ब्रेन प्रोटीन जो लिपिड लिंक्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि जो है मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट हो। जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वे सभी इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन आप कह सकते होते हैं। कौन कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, तो ट्रांसपोर्टर, लिंकर्स, चैनल्स, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन एंकरिंग डोमेन। क्या एग्जाम्पल होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स का, ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन, बैंड 3, जीपीसीआर, एटीसी। तो आपको ये सारी चीज याद होनी चाहिए कि कौन किसका एग्जाम्पल है। अब पेरिफेरल प्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, साइटोक्रोम सी, क्यूप्रिडॉक्सिन, स्पेक्ट्रीन, एंकाइरिन, सम फ्लेवोप्रोटीन्स, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन्स, एड्रीनोडॉक्सिन रिडक्टेज। ठीक है, तो ये हो गया हमने प्रोटीन के बारे में देखा। जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी जो इंटीग्रल प्रोटीन यानी कि इस तरह से जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा जो इंटीग्रल पार्ट में, उसको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो पता चल गया। इंटीग्रल प्रोटीन 2 तरह का होता है, एक होता है सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन। सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन को ही मोनोटॉपिक भी बोल सकते हैं और मल्टी पास को ही पॉलीटॉपिक भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंगल पास का मतलब क्या हुआ कि दोज इंटीग्रल प्रोटीन विच क्रॉसेस द मेम्ब्रेन ओनली वंस टाइम, यानी कि वैसा इंटीग्रल प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन को एक बार ही क्रॉस करे। यदि ये सेल मेम्ब्रेन है तो यदि इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये कितने बार क्रॉस किया है, ये एक ही बार तो क्रॉस किया है ना। और यदि और सिंपल में मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से देखिए, तो एक ही बार ये मेम्ब्रेन को क्रॉस किया है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन। तो एक बार जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा वो कहलाएगा सिंगल पास या मोनोट्रॉपिक। तो सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन कौन कौन से है, ग्लाइकोफोरिन, नॉच डेल्टा। डायग्राम भी हम आप लोग को दिखाएंगे कि जो ग्लाइकोफोरिन है वो कैसे हाइड्रोपैथी प्लॉट आएगा, उसमें आपको इसका डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल पास का मतलब आप लोग समझे कि क्या हुआ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो एक बार क्रॉस करेगा इंटीग्रल प्रोटीन वो सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन होगा, राइट। ठीक है, तो कौन कौन से सिंगल पास मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल पास इंटीग्रल प्रोटीन होता है ग्लाइकोफोरिन और नॉच डेल्टा, ग्लाइकोफोरिन और नॉच डेल्टा। तो ये आपको याद रखना है, आता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब आर द सिंगल पास प्रोटीन, इस तरीके से करके आता है क्वेश्चंस। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आता है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा सिंगल पास है, कौन मल्टी पास है, ठीक है, कितना ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन का कौन सा है, ये सारी चीजें तो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो ग्लाइकोफोरिन और नॉच डेल्टा क्या हो गया, सिंगल पास हो गया, यानी कि इसमें एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, एक बार ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। मल्टी पास यानी कि बार बार, एक से ज्यादा बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो क्रॉस करे उसको बोलेंगे मल्टी पास इंटीग्रल प्रोटीन या पॉलीटॉपिक, यानी कि क्रॉस द मेम्ब्रेन मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। जैसे एग्जांपल जीपीसीआर, पैच 12, ठीक है, जीपीसीआर 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। हाउ, सी हियर, ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि हमने ये जीपीसीआर बना रहा, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कितना टाइम हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये 7 बार क्रॉस किया।
तो एक से ज्यादा बार क्रॉस किया, दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टी पास, राइट। अब पैच है, इसी तरह से पैच 12 बार जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। बैंड 3 जो है अभी न्यू एडिशन की जो बुक है उसमें 14 ट्रांस मेम्ब्रेन है, बट जो पुरानी एडिशन की बुक है उसमें 12 ट्रांस मेम्ब्रेन की का बात किया गया है। तो क्योंकि अब जो ये है ये रिसेंट जानकारी है और ये जो है कुछ पुराना है, तो दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जिस तरह से दिया रहेगा उस हिसाब से आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर न्यू एडिशन पे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको 14 ट्रांस मेम्ब्रेन ऑप्शन में दिया रहेगा, और पुराने अगर एडिशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आपको 12 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन दिया रहेगा। तो बैंड 3 के पास 14 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है इन केस ऑफ न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग, एंड 12 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग। ओल्ड एडिशन मतलब पुरानी जो लेटेस्ट बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग 14 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है बैंड 3 में, ठीक है। उसके बाद कनेक्सिन आता है, कनेक्सिन भी मल्टी पास है, ये 4 बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो 4 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑक्लूडिंग जो होता है उसके पास भी 4 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, ये भी 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। तो कैसे 4 बार, इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये 4 बार, ठीक है। इस तरीके से ये जो है मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। तो इस तरह से इंटीग्रल प्रोटीन जो है 2 तरह का हो गया, सिंगल पास और मल्टी पास। कौन कौन से प्रोटीन है जो सिंगल पास है? ग्लाइकोफोरिन, नॉस्टेल्टा। मल्टी पास जीपीसीआर, पैच, बैंड 3, कनेक्सिन, ऑक्लूडिन, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि सेल बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सेल बायोलॉजी में कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टेक्निक है वो क्या है? फ्रैप टेक्नोलॉजी। क्या होता है फ्रैप टेक्नोलॉजी? फ्रैप स्टैंड फॉर द फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यानी कि हमने फोटो ब्लीचिंग किसी चीज को कर दिया है, वहां से मान लीजिए एक सपोज दैट मतलब कलर हमने एक ऐसा जगह है जहां से हमने कलर को रिमूव कर दिया है, ठीक है, और उसके थोड़े देर के बाद हम लोग कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे तो वो कलर वहाँ पे जिस कलर को हमने वहाँ से कुछ पोर्शन से रिमूव किया था वो कलर वहाँ पे हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है ना, इस कपड़े में से मैंने यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा कलर मतलब जो है फोटो ब्लीचिंग करा दी, यहाँ से हमने येलो कलर को भगा दिया, मतलब हटा दिया, ठीक है। अब कुछ थोड़े समय के बाद हमने क्या देखा कि जैसा ये इधर का कलर है वैसा ही यहाँ का भी कलर हो गया। तो यही एक्चुअली ये टेक्निक जो है यही चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, और ये टेक्निक क्यों पढ़ी जाती है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फ्रैप टेक्नोलॉजी क्या हुआ? फ्रैप का मतलब क्या हुआ? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, यानी कि फोटो ब्लीचिंग करने के बाद भी फ्लोरेसेंस की रिकवरी हो गई। इस टेक्निक को फ्रैप टेक्निक कहते हैं। फ्रैप टेक्निक आखिर क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ा जाता है? तो मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जानने के लिए। किस चीज़ की मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट जानने के लिए। तो किस चीज़ का मूवमेंट जानने के लिए? प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स का मूवमेंट हमारे सेल में होता है या नहीं होता है, इसी चीज़ को जानने के लिए फ्रैप टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैप टेक्निक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो प्रोटीन्स एंड लिपिड का जो मूवमेंट होता है वो बायलैटरल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो एक्चुअली में फ्रैप टेक्निक क्या हुआ, क्यों पढ़ते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जानने के लिए। किसकी जो है मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जानने के लिए? तो प्रोटीन एंड लिपिड्स की मॉलिक्यूलर मोबिलिटी जानते हैं, यानी कि क्या प्रोटीन एंड लिपिड्स मूव करता है, मूवमेंट होता है, यही जानने के लिए फ्रैप टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो
जो लेटरल डिफ्यूजन सबसे हाईएस्ट होता है, लेटरल डिफ्यूजन बोले तो यानी कि मूवमेंट यहाँ पे होता है, तो लेटरल डिफ्यूजन बोले सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लिपिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सिंगल पास प्रोटीन में होता है, उसके बाद मल्टी पास प्रोटीन में होता है। तो अब आपको ध्यान में रखना है सिंगल पास प्रोटीन, अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया आपको, तो सिंगल पास प्रोटीन कौन कौन से थे, ग्लाइकोफोरिन एंड नॉच डेल्टा, एंड मल्टीपास प्रोटीन कौन कौन से थे, जीपीआर था, बैंड 3 था, पैच था, ठीक है, ये सब थे मल्टीपास प्रोटीन। तो इसलिए मैंने कहा था ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो लेटरल डिफ्यूजन सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होगा, लिपिड में होगा, उसके बाद किस में होगा, सिंगल पास प्रोटीन में होगा, उसके बाद किस में होगा, मल्टी पास प्रोटीन में होगा। यानी कि मल्टी पास प्रोटीन में उतनी मोबिलिटी नहीं देखने को मिलता है, उतनी मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा मूवमेंट लिपिड में देखने को मिलता है देन प्रोटीन में। तो चलिए हम यही टेस्ट करेंगे आज के, क्या प्रोटीन एंड लिपिड का मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। एक ये आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, ये देखिए पूरा एक बॉक्स है जो कलर है, पहले इस कलर वाले बॉक्स को समझिए देन हम नेक्स्ट पे स्विच करेंगे। तो ये कलर वाला बॉक्स है, इस कलर वाले बॉक्स मतलब पूरा रेड था, इसमें से हमने थोड़े दूर से क्या कर दिया, हमने फोटो ब्लीचिंग करा दी, एंड ब्लीचिंग कराने के बाद यहाँ का कलर हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ देर तक हमने छोड़ दिया और अब कुछ समय के बाद हमने क्या देखा कि रिकवरी स्टार्ट हो गया। यानी कि जो हमने फोटो ब्लीचिंग करा दी थी जिस स्पेस की, वहाँ पे धीरे धीरे इस जैसा आसपास का कलर है उसी तरह से जैसा कलर हमने यहाँ से रिमूव किया था उस तरह का कलर यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, एंड फाइनली धीरे धीरे क्या हो गया कि इसका रिकवरी देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या है कि यस लिपिड का मूवमेंट होता है। अब हम यहाँ पे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, राइट। अब हमने इस पोर्शन को, इतने वाले पोर्शन को हमने जो है फोटो ब्लीचिंग करा दिया, ठीक है, फ्लोरेसेंस करा करके फोटो ब्लीचिंग यहाँ से कराया। फोटो ब्लीचिंग कराने के बाद हमने क्या करा, यहाँ से कलर क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखिए यहाँ पे सभी के जो हेड है वो क्या है, रेड कलर के हैं, लेकिन यहाँ पे जितने दूर हमने ये फ्लोरेसेंस जो है अप्लाई कराया है, ठीक है, तो इतने दूर क्या हो गए हैं, यहाँ के कलर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। तो कलर रिमूव होने के बाद जब छोड़ दिया हमने तो देखा क्या कि देखिए इधर पहले ब्लैक था क्या, नहीं, इतना दूर ही हमने यहाँ पे जो है कलर को डिस्ट्रॉय किया था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ जो ब्लैक कलर वाला था जिसका कलर हमने वो किया था वो इधर आने लगा, ठीक है, मूव होने लगा। तो उसके बाद उसके कुछ समय के बाद फिर देखा गया कि अरे वाह ये तो मूव कर रहा है, तो चल रहा है, इसके पैर हो गए। देखो ये देखो मूव कहाँ, ये यहाँ था एंड ये मूव करके कहाँ आ गया, देखिए, ठीक है। तो देखिए इससे क्या पता चलता है कि यस लिपिड का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखिए, आप जो क्वेश्चंस आएंगे ग्राफिकल फॉर्म में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ग्राफिकल फॉर्म में ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे जो है ये आपका नॉर्मल कंडीशन दिया हुआ है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कलर का एज यूजुअल हेड जैसे रेड कलर का यहाँ पे दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पे मान लीजिए रेड कलर का हेड दर्शाया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, फोटो ब्लीचिंग, ठीक है, फोटो ब्लीचिंग कर दिया। तो फोटो ब्लीचिंग करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ का कलर क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय हो गया तो ग्राफ देखिए नीचे की ओर गिर गया, ठीक है, ग्राफ क्या हो गया, नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे सबसे पहले ये था, इसके बाद फोटो ब्लीचिंग अप्लाई किया। फोटो ब्लीचिंग अप्लाई करने के बाद यहाँ का कलर रिमूव हो गया, इसलिए ये ग्राफ को यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये रिकवरी होना स्टार्ट हुआ, देखिए धीरे धीरे रिकवरी होना स्टार्ट हुआ एंड इस तरीके से ये रिकवरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखने को मिला कि कैसे लिपिड का मूवमेंट होता है। तो लिपिड का मूवमेंट कोई पूछे होता है कि नहीं होता है, तो यस होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ दिस टेक्स प्लेस। अब ये वाला जो रीजन है यानी कि जो रिकवरी कर लिया रीजन, ये वाला रीजन मोबाइल रीजन कहलाता है।
कौन सा रीजन कहलाएगा? मोबाइल रीजन, यानी कि इतने दूर में मूवमेंट हुआ है। ये वाला रीजन जो होगा वो क्या कहलाएगा? मोबाइल रीजन। जबकि इससे ऊपर वाला रीजन क्या कहलाएगा? इमोबाइल रीजन। इमोबाइल, ठीक है। तो ये वाला हो गया मोबाइल रीजन, ये वाला हो गया इमोबाइल रीजन। तो ये है फ्रेप टेक्निक। देखिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन लिया, मेम्ब्रेन प्रोटीन को फ्लोरेसेंस डाई से हमने स्टैंड कर दिया, स्टैंड करने के बाद लेजर से ब्लीच किया, ब्लीच करने के बाद हमने देखा कि वाओ, फ्लोरेसेंस की रिकवरी हो गई। तो यहाँ पे भी देखिए ग्राफ है, ये कलर से भी आप देख सकते हैं, एक पूरा ग्रीन था, इतने दूर हमने ब्लैक करा दिया, मतलब क्या करा? स्टैंड कर दिया फ्लोरेसेंस डाई से, कलर को रिमूव कर दिया एंड ब्लीच कर दिया। ब्लीचिंग करने के बाद क्या देखने को मिला कि धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। देखिए रिकवरी हो रहा है एंड धीरे धीरे रिकवरी होते होते ये पूरा का पूरा कलर रिकवरी कर लिया। तो फ्लोरेसेंस की रिकवरी हो गई। अब ग्राफ यहाँ पे देखिए, जैसा पिछला ग्राफ हमने समझाया, ये ग्राफ इसी तरह से दे रखा है कि ये था नॉर्मल जो कलर है ग्रीन, दैट इज, एंड जब हमने ब्लीचिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया, यानी कि जब हमने ब्लीच किया लेजर से यहाँ पे, तो ये ग्राफ कहाँ हो गया? नीचे की तरफ गिर गया, चूंकि इस एरिया पे हमने ब्लीचिंग अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फिर धीरे धीरे क्या हो गया? रिकवरी होना स्टार्ट हुआ। तो ये वाला रीजन मोबाइल एंड इसके ऊपर वाला रीजन इमोबाइल। ये ग्राफ में आप क्लियर देख सकते हैं। ये प्री ब्लीच एरिया है, यानी कि जब ब्लीच नहीं किया गया, यहाँ पे ब्लीचिंग प्रोवाइड किया गया, सो यहाँ ग्राफ गिरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रिकवरी होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे हाफ रिकवरी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाफ रिकवरी देखने को मिल रहा है। इस वाले मतलब जितना दूर रिकवरी हुआ है, सिंपल सा आप जाने तो जितना दूर रिकवरी हुआ है, इतना दूर रिकवरी हुआ है ना, तो इतना दूर जो रिकवरी हुआ है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। तो जितना दूर रिकवरी हुआ है उतना दूर वाले रीजन को बोलेंगे मोबाइल और इससे ऊपर वाले रीजन को बोलेंगे इमोबाइल, ठीक है। पोस्ट ब्लीचिंग एरिया, ठीक है। पोस्ट ब्लीचिंग एरिया जब रिकवर होता है उसके बाद का कहलाता है पोस्ट ब्लीचिंग एरिया। तो ये हमने देखा कि फ्रेप टेक्निक बहुत ही मजेदार टेक्निक है ना, कभी आप लोग भी अप्लाई करिएगा लैब में। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट आता, हमने फ्रेप टेक्निक पढ़ लिया, ठीक है। अब दूसरा टेक्निक क्या है? वो है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। तो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? डेविड एंड माइकल एडिडीन ने दिया था। तो हमारे जो है दद्दू थे, डेविड एंड माइकल एडिडीन, इन्होंने सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट को दिया और क्या कहा, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है, क्या बताता है? तो ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में ये बताता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन का भी डिफ्यूजन होता है, मीन्स कि मूवमेंट ऑफ प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था? डेविड एंड माइकल एडिडीन, दद्दू ने दिया था। और ये एक्सपेरिमेंट क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि प्रोटीन का डिफ्यूजन होता है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्होंने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट में एक चूहे का सेल लिया, ठीक है। क्या किया? चूहे का सेल लिया, माउस का सेल लिया और ह्यूमन बीइंग का सेल लिया। तो ह्यूमन मेम्ब्रेन प्रोटीन को लिया विद लेबल्ड रेड फ्लोरेसेंस डाई के साथ, ठीक है। ह्यूमन मेम्ब्रेन प्रोटीन को लिया लेवल विद रेड फ्लोरेसेंस डाई के साथ, ठीक है। और माउस के मेम्ब्रेन प्रोटीन को लिया लेवल विद ग्रीन फ्लोरेसेंस डाई का, इसलिए क्योंकि मूवमेंट होता है कि नहीं होता है ये पता करने के लिए। उसके बाद माउस का और ह्यूमन का जो मेम्ब्रेन प्रोटीन लिया था इन्होंने, एक जो माउस का था वो ग्रीन फ्लोरेसेंस डाई से लेवल किया हुआ था। ये देखिए, ये सारा जो है क्या ग्रीन फ्लोरेसेंस से डाई किया हुआ है और ये रेड से किया हुआ ह्यूमन मेम्ब्रेन प्रोटीन का। इन दोनों को लेकर के इसने क्या कराया? फ्यूज कराया। तो फ्यूज कराने के बाद हमारे दद्दू ने क्या देखा कि यहाँ पे क्या देखा कि मिक्स होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो लेवल्ड प्रोटीन थे वो क्या होने लगे हैं? मिक्स होने लगे हैं। क्या होने लगे हैं? मिक्स होने लगे हैं। और
30 से 40 मिनट के बाद इन्होंने पाया कि जो प्रोटीन था वो कंप्लीटली मिक्स हो गया। देखिए आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर से है ना, और यहाँ पे रेड कलर से है। इसको यहाँ पे किया तो धीरे धीरे यहाँ पे मिक्सअप होने लगा, मतलब ग्रीन जो है रेड की तरफ आने लगा, रेड जो है इस साइड में आ रहा, मतलब ह्यूमन के सेल में जो है ये वाला ग्रीन वाला चीज आने लगा, ग्रीन वाला आने लगा, और माउस के सेल में रेड वाला जाने लगा। तो इस तरह से मिक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ प्रोटीन का मिक्स होना, और 30 से 40 मिनट के बाद पूरी रिकवरी देखी गई। एंड क्या देखी गई कि पूरा मिक्सअप हो गया ह्यूमन एंड माउस के प्रोटीन का। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि प्रोटीन का मूवमेंट हुआ है। तो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि प्रोटीन का मूवमेंट हुआ है, जबकि फ्रैप टेक्नोलॉजी क्या बताता है, फ्रैप टेक्निक क्या बताता है, लिपिड का मूवमेंट हुआ है। तो ये हम लोगों ने दो टेक्निक जाना। ठीक है, अब हम लोग स्विच करेंगे हाइड्रोपैथी या हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट में। ठीक है, हाइड्रोपैथी या फिर हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट में। सबसे पहले जो ये हाइड्रोपैथी होता है या हाइड्रोफोबिसिटी प्लॉट होता है, ये क्या क्या कहता है ये प्लॉट? प्लॉट का मतलब तो समझते हैं कि ग्राफ होता है, ठीक है, लेकिन ये प्लॉट क्या कहता है? तो ये प्लॉट एक्चुअली में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें कितना हाइड्रोफोबिक या ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट होता है उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो हाइड्रोपैथी प्लॉट क्या बताता है कि कितना हाइड्रोफोबिक या ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोपैथी प्लॉट होता है, ठीक है, लोकलाइज पोटेंशियल अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका भी मतलब क्या हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट जो है पॉलीपेप्टाइड चेन में जो प्रेजेंट है उसको ये बताता है, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट को बताता है। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो एक बार क्रॉस करता है, ठीक है, और सेगमेंट जो होता है वो कंटेन करता है, यानी कि जो अच्छा ये चीज़ हम अभी थोड़ी देर बताते हैं आपको। जो सेगमेंट कंटेन करता है वो कितना अमीनो एसिड कंटेन करेगा, वो 20 to 30 अमीनो एसिड कंटेन करता है विद ए हाई डिग्री ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी। ठीक है, विच आर लॉन्ग इनफ टू स्पैन ए लिपिड बाइलेयर एज एन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स तरह काफ़ी लंबा होता है जो कि लिपिड बाइलेयर को स्पैन कर सकता है, जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में इस तरह से हम लोगों ने देखा है। अल्फा हेलिक्स ये काफ़ी लंबा है और ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करता है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में। ठीक है, जो जिसका आइडेंटिफिकेशन पहचान हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट के द्वारा कर सकते हैं। जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है यानी कि नॉन पोलर अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करेगा। जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है यानी कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में पोलर अमीनो एसिड है वो नेगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करेगा। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में जो नॉन पोलर अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करेगा, और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में पोलर अमीनो एसिड है वो क्या शो करेगा, नेगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करेगा। तो हम लोग यहाँ ग्राफ में देखते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोपैथी क्या बताता है, सिर्फ हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट बताता है, अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग सेगमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो हाइड्रोपैथी प्लॉट है ये बीटा बैरल सेगमेंट को नहीं बता पाता है, बता सकता है, ठीक है। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि बीटा बैरल सेगमेंट को ये हाइड्रोपैथी प्लॉट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग हाइड्रोपैथी प्लॉट देखते हैं क्या होता है। ये आप लोग प्लॉट देखिए, तो इस वाले रीजन से ऊपर जो होगा पॉजिटिव होगा, इस वाले रीजन से नीचे जो होगा नेगेटिव, यानी कि ये वाला रीजन जो होगा पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर वाला रीजन,
ठीक है, और यहाँ से नीचे वाला रीजन जो होगा वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए नेगेटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स पोलर अमीनो एसिड शो करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स नॉन पोलर अमीनो एसिड शो करेगा, और कौन सा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ सिंगल पास, मल्टी पास, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। तो अब यहाँ से क्लियर आपको डायग्राम के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोफोरिन का स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी ग्राफ, ये ग्लाइकोफोरिन का ग्राफ है। तो ग्लाइकोफोरिन का ग्राफ में आप देखिए कि जो यहाँ पे ये एक बार क्रॉस किया है, तो एक बार क्रॉस किया है इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ में यहाँ पे 1 टाइम्स दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, 1 टाइम्स दिया, 1 टाइम्स ये यहाँ पे किया, और ये जो है ये कंटेन करेगा 20 to 30 अमीनो एसिड। ये कंटेन करेगा क्या, 20 to 30 अमीनो एसिड। मतलब इस वाला रीजन, ये जहाँ से ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन, इस रीजन के बीच में जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा वो 20 to 30 अमीनो एसिड होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि हम दिखाएं तो ये अगर मान लीजिए तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो अमीनो एसिड होगा वो 20 to 30 अमीनो एसिड होगा, राइट। ठीक है, तो ये ग्लाइकोफोरिन का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सॉरी ग्राफ देखें हम लोग, ये एक बार जो है मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। ठीक है, सिंगल पास है। ठीक है, इस तरीके से, और पॉजिटिव हाइड्रोपैथी शो कर रहा है। तो ग्लाइकोफोरिन कैसा हाइड्रोपैथी शो करता है, पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करता है। अब आते हैं दूसरा एग्जांपल में बैक्टीरियोरोडोप्सिन। तो जैसा हम लोगों ने जीपीसीआर देखा था ना, जीपीसीआर में 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं, तो वैसे ही बैक्टीरियोरोडोप्सिन में भी 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं। तो कैसे काउंट करेंगे आप देखिए, 1 2 3 कितनी बार स्पैन किया है, देखिए ग्राफ के फॉर्म में दर्शाया गया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया गया है, 7 टाइम्स। इसलिए 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंट हुआ किसमें, बैक्टीरियोरोडोप्सिन में। और ये कौन सा हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो कर रहा है, पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो कर रहा है, राइट। ये इस तरीके से ये ग्राफ के फॉर्म में था कि ग्लाइकोफोरिन एंड बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये देखिए कुछ ग्राफ है, कुछ सिंगल पास है, कुछ मल्टी पास है। तो ग्लाइकोफोरिन हम लोगों ने देखा किस तरह से सिंगल पास है ये। ठीक है, एक बार मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो करता है। जितने भी एग्जांपल यहाँ पे हैं सारे पॉजिटिव हाइड्रोपैथी इंडेक्स शो कर रहे हैं। यहाँ पे जो कनेक्सिन और ऑक्लूडिंग होता है, जो कि हमने एग्जांपल में बताया, ये 4 ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, यानी कि 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो कैसे देखिए 1 2 3 4 टाइम्स ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, 4 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे जीपीसीआर है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन है, वो 7 टाइम्स जो है क्या कर रहा है, सेल को क्रॉस कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। तो ये हाइड्रोपैथी प्लॉट है। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसको हम आइसोलेट करना चाहें, हम स्टडी करना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो उसके लिए हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी पेरिफेरल प्रोटीन को हमें मेम्ब्रेन से अलग करना पड़ेगा। तो कैसे अलग करेंगे यही हम लोग जानेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन पढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है वो सॉल्युबल हो जाता है रीएजेंट में। किस तरह का रीएजेंट में, तो जो कि प्रोटीन को डिसरप्ट कर दे, प्रोटीन इंटरेक्शन को सबसे पहले डिसरप्ट करें विदाउट डिसरप्टिंग द बाइलेयर्स। यानी कि ये यदि बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, ये बाइलेयर का स्ट्रक्चर है और बाइलेयर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, तो ये प्रोटीन को सिर्फ पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, तो पेरिफेरल प्रोटीन को ही आइसोलेट करें। ठीक है, ये जो है इसको डिस्टर्ब ना करे या इसको डिसरप्ट ना करे। लिपिड बाइलेयर को बिना डिस्टर्ब किए हुए, डिसरप्ट किए हुए, ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी तरह का उसमें कोई चेंज लाए हुए पेरिफेरल प्रोटीन का आइसोलेशन करना है। ठीक है,
उसके बाद जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो एसोसिएट होता है मेम्ब्रेन के से, ठीक है। जो ये देखिए पेरिफेरल प्रोटीन किससे एसोसिएट होता है, मेम्ब्रेन से होता है। तो इसके लिए एक इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक बॉन्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंटरेक्शन कौन देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है, अटैच्ड होता है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से, ठीक है, विद हाइड्रोफिलिक डोमेन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स, यानी इंटीग्रल प्रोटीन्स के हाइड्रोफिलिक डोमेन से, यानी कि ये वाला जो रीजन हुआ हाइड्रोफिलिक डोमेन, ठीक है, विद मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। जो ये होता है वो हेल्प करता है मेनली कोवेलेंट इंट्रैक्शन में, ठीक है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक दोनों होता है, जैसे कि ये इस साइड भी प्रेजेंट है और मेम्ब्रेन के इस साइड भी प्रेजेंट है, यानी साइटोसोलिक रीजन में भी प्रेजेंट है और नॉन साइटोसोलिक रीजन में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक्चुअली में ये थोड़ा सा चीज़ें थी, अब जानते हैं एक्चुअली में कि कैसे आइसोलेट करना है। यदि आपको पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो आप पीएच को चेंज कर दो, आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करो, ठीक है, और इस तरह से आप पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हो। तो दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, एक NaCl और इंटेक्ट, डिपेंड करता है आपको आप पर कि किस तरह का आप पेरिफेरल प्रोटीन चाहते हैं, फंक्शनल फॉर्म में चाहते हैं या फिर नॉन फंक्शनल फॉर्म में चाहते हैं, ठीक है। तो NaCl का यदि ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि साल्ट ट्रीटमेंट जब करेंगे तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन से डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है। तो मेम्ब्रेन यदि साल्ट ट्रीटमेंट करते हैं, NaCl प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होगा कि पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। लेकिन इंटैक्ट सेल और साल्ट ट्रीटमेंट यदि हम प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ नॉन साइटोसिलिक पार्ट का जो पेरिफेरल प्रोटीन होगा वही डिसोसिएट करेगा, ठीक है, वही डिसोसिएट करेगा। तो NaCl यानी कि यदि साल्ट ट्रीटमेंट देंगे तो पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन से डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। यदि साल्ट ट्रीटमेंट के साथ साथ इंटैक्ट सेल ट्रीटमेंट भी यदि देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नॉन साइटोसिलिक पेरिफेरल प्रोटीन जो होगा वही डिसोसिएट होगा। अच्छा, डायग्राम तो लेके आई थी, यहाँ पे देखिए ये वाला रीजन ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, यहाँ पे भी नीचे देखिए ये साइटोसोलिक रीजन, नॉन साइटोसोलिक रीजन दोनों रीजन में प्रेजेंट है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन और ये वाला भी पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है, ये वाला, ये बीच वाला जो है ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इस तरीके से ये वाला क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। ये वाला यहाँ बीच में जो भी मतलब लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल प्रोटीन होगा। ये मोनोटाइपिक यहाँ देख रहे हैं, मोनोटाइपिक का मतलब एक बार जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसको मोनोटॉपिक बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो अभी हम लोगों ने जो आइसोलेशन ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन पढ़ा, यानी कि ये वाला पेरिफेरल प्रोटीन और इस वाले पेरिफेरल प्रोटीन के आइसोलेशन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोसोलिक और नॉन साइटोसोलिक, जैसे नॉन साइटोसोलिक और ये साइटोसोलिक प्रोटीन इस तरीके से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। तो यदि अगर सिंपल एक लाइन में आपको आंसर देने के लिए कहे कि पेरिफेरल प्रोटीन का आइसोलेशन कैसे करेंगे, तो पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करके। किस किस तरह से, तो NaCl इंटैक्ट सेल साल्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। यदि आप सारे पेरिफेरल प्रोटीन को हटाना चाहते हैं मेम्ब्रेन से तो NaCl साल्ट ट्रीटमेंट दे दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ नॉन साइटोसोलिक ही चाहिए आपको तो इंटैक्ट सेल प्लस साल्ट ट्रीटमेंट दीजिए। अब आते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन का जो आइसोलेशन किया जाता है वो कैसे। इससे पहले हम लोगों ने पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि इस प्रोटीन के बारे में, ये वाला, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में, अर्थात कि इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है, इंटीग्रल प्रोटीन को प्यूरिफाई करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो टाइट एसोसिएशन होता है मेम्ब्रेन लिपिड के साथ और दूसरे मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ। इस तरह देखिए स्ट्रक्चर आप किस तरीके से ये है, इसको निकालना आसानी है, ये ऊपर प्रेजेंट है, ये नीचे प्रेजेंट है। लेकिन आप इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छे से इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा निकालना मुश्किल है। तो इसको निकालने के लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है।
तो इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं नेटिव फॉर्म में भी और डीनेचर्ड फॉर्म में। यानी कि नेटिव फॉर्म का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल फॉर्म। नेटिव का मतलब हुआ फंक्शनल और डीनेचर्ड का मतलब हुआ नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो इंटीग्रल प्रोटीन आप दोनों फॉर्म में ले सकते हैं, फंक्शनल फॉर्म में भी और नॉन फंक्शनल फॉर्म में भी। इट मीन्स कि नेटिव फॉर्म में भी एंड डीनेचर्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा एजेंट चाहिए जो कि ब्रेक कर सके, डिसरप्ट कर सके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को। तो जब इंटीग्रल प्रोटीन आपको चाहिए तो इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक रीजन में ही तो प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिक के इंटरेक्शन को तोड़ना होगा क्योंकि उसके साथ ये बॉन्डिंग बना करके प्रेजेंट है ना। तो हमें अगर चाहिए इंटीग्रल प्रोटीन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐसा एजेंट चाहिए हमें जो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को डिसरप्ट कर सके, खत्म कर सके, तोड़ सके, और जिसके बाद जो है हम इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कर सके। तो जो एजेंट है वो क्या काम करेगा कि हाइड्रोफोबिक रीजन में जो एसोसिएशन बना करके है इंटीग्रल प्रोटीन उसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, जो है उस मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉल्युबलाइज करेगा, प्रोटीन होगा यहाँ पे, प्रोटीन होगा, राइट। ठीक है, तो एजेंट क्या क्या हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, डीनेचुरेंट हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। डिटर्जेंट हो सकता है, डीनेचुरेंट हो सकता है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। तो हम लोग डिटर्जेंट से देखते हैं कि कैसे इंटीग्रल प्रोटीन का आइसोलेशन करते हैं। तो सबसे जो मोस्ट ज़्यादातर यूज करना, मतलब बायोकेमिस्ट वगैरह जो मेम्ब्रेन में यूज करते हैं वो डिटर्जेंट को ही यूज करते हैं, जो कि स्मॉल भी होता है, एम्पीफिलिक नेचर का होता है, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन में ये प्रेजेंट मतलब काम कर सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, तो स्मॉल एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स होता है, इसका वेरिएबल स्ट्रक्चर है। डिटर्जेंट जो होता है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में इन कंपैरिजन ऑफ लिपिड। लिपिड के कंपैरिजन में डिटर्जेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से वाटर में घुल सकता है, सॉल्यूबल है। जो इसका पोलर जो डिटर्जेंट होता है उसमें भी पोलर हाइड्रोफिलिक एम्पीफिलिक है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक रीजन में ये प्रेजेंट रह सकता है। तो इसका जो पोलर वाला पार्ट है यानी कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है उसके एंड पर चार्ज्ड आयोनिक हो सकता है या फिर उसके एंड पे अनचार्ज्ड नॉन आयोनिक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, देखने में पीछे का दिख रहा होगा, आई थिंक दिखेगा। ठीक है, तो जो पोलर है रीजन है यानी कि हाइड्रोफिलिक वाला जो एंड है वो या तो चार्ज आयोनिक हो सकता है या फिर नॉन आयोनिक हो सकता है। यदि चार्ज आयोनिक है तो क्या एग्जांपल हो सकता है, तो SDS इसका एग्जांपल हो सकता है कि पोलर हाइड्रोफिलिक चार्ज एन आयोनिक जो उसके एंड्स पे प्रेजेंट होता है। तो क्या SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा अनचार्ज एंड नॉन आयोनिक हो तो क्या होगा, इसमें ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड एंड ट्राइटोन, ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड एंड ट्राइटोन। तो कुछ डिटर्जेंट के टाइप्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए एन आयोनिक हो सकते हैं डिटर्जेंट, कैटाइनिक हो सकते हैं, नॉन आयोनिक हो सकते हैं। तो एन आयोनिक यदि डिटर्जेंट टाइप है तो क्या एग्जांपल हो गया, SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। यदि कैटाइनिक है तो क्या हो सकता है, CTAB यानी कि सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, नॉन आयोनिक है तो ऑक्टाइल ग्लूकोसाइड एंड ट्राइटोन। तो दिस आर द सम डिटर्जेंट टाइप्स एंड देयर एग्जांपल। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कि कैसे आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिटर्जेंट होता है एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल्स होता है, तो सबसे पहले कि ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में जो इसको इंटरकैलेट किया जाए, मतलब इसको दिया जाए। ठीक है, देने के बाद मेम्ब्रेन का डिस्रप्शन होगा, डिस्रप्शन करेगा। ठीक है, तो देन जब हम डिटर्जेंट को इंटरकैलेट करेंगे फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के साथ तो क्या देखने को मिलेगा
कि जब मिक्स होगा उसके मेम्ब्रेन के साथ तो ये हाइड्रोफोबिक जो एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड जो होता है किसका, डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक एंड बाइंड कर जाएगा, डिटर्जेंट का हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो बाइंड कर जाएगा हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। यानी कि जब डिटर्जेंट को हम मेम्ब्रेन में इंटर कराएंगे तो वो क्या करेगा कि डिटर्जेंट का जो हाइड्रोफोबिक वाला एंड होगा वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक रीजन से बाइंड कर जाएगा। तो बाइंड करने के बाद क्या होगा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्या होगा कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बाइंडिंग होने के बाद, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो सॉल्यूशन में डिटर्जेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बन जाएंगे, और डिटर्जेंट प्रोटीन PR, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग जो है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, डिटर्जेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये डिटर्जेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है माइसिली बनाएगा। जो भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं भी डायग्राम भी लेके आऊँगी, समझाऊंगी, ठीक है। तो डिटर्जेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि फॉर्म करेगा माइसिली लाइक क्लस्टर फॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन हमेशा इस तरह का चीज़ें नहीं फॉर्म करेगा। तो स्ट्रॉन्ग आयोनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, SDS, स्ट्रॉन्ग आयोनिक डिटर्जेंट कौन से होते हैं, SDS, ठीक है, जो कि सॉल्वलाइज कर सकता है क्या, मोस्ट हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन बाय डीनेचरिंग द स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो मोस्ट हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको डीनेचर्ड किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग एजेंट के द्वारा। तो स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन है, SDS, जबकि जो अनफोल्ड यानी डीनेचर्ड प्रोटीन है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन है, वो बाइंड करता है नॉर्मल हाइड्रोफोबिक कोर से, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि इनएक्टिव प्रोटीन का रीइंडरिंग होता है, और जो वो फंक्शनल स्टडी के लिए फंक्शनल नहीं होता है, अनयूजेबल होता है, क्योंकि जो चार्ज डिटर्जेंट होता है वो डिसरप्ट कर देता है आयोनिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को भी। तो डिटर्जेंट जो है आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड को भी डिसरप्ट कर देता है, जिसके कारण जो इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं उनका फंक्शन स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ है, ये तो पता है। अब हमें चाहिए नेटिव फॉर्म में या डीनेचर्ड फॉर्म में, ये आपको किस फॉर्म में चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपको नेटिव फॉर्म में चाहिए तो फॉस्फोलिपिड विद मेम्ब्रेन जो लेयर है उसको नॉन आयनिक डिटर्जेंट प्रोवाइड कराइए, तो आपको नेटिव प्रोटीन मिलेगा, यानी कि फंक्शनल प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। यदि आप फॉस्फोलिपिड विद मेम्ब्रेन प्रोटीन को नॉन आयोनिक डिटर्जेंट से रिएक्ट कराते हैं तो नेटिव प्रोटीन यानी कि फंक्शनल प्रोटीन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप उसे आयोनिक डिटर्जेंट से रिएक्ट कराते हैं तो किस तरह का प्रोटीन आपको मिलेगा, डीनेचर्ड प्रोटीन मिलेगा जो नॉन फंक्शनल होगा, ठीक है। तो इतना जो हम लोगों ने ये पढ़ा उसका मतलब मेन 2 पॉइंट यहाँ से आप देख लीजिए। यदि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ तो प्रेजेंट रहता ही, उसको नॉन आयनिक के साथ डिटर्जेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नेटिव प्रोटीन मिलेगा फंक्शनल फॉर्म, यदि इसको आयनिक डिटर्जेंट से कराएंगे तो डीनेचर्ड प्रोटीन मिलेगा नॉन फंक्शनल फॉर्म। क्लियर है? चलिए अब जो है इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लिखा हुआ उस पर चलते हैं। तो सोल्यूबलाइज मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो माइल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट के साथ होता है, और ये डिटर्जेंट जो है लिपिड बाइलेयर को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने के बाद क्या होता है, प्रोटीन को सॉल्यूशन में लेके चला आता है। प्रोटीन को जब सॉल्यूशन में लेके चला आता है तो यहाँ पर प्रोटीन लिपिड डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन होता है वो भी सोल्यूबलाइज हो जाता है डिटर्जेंट से, ठीक है, जैसे कि लिपिड डिटर्जेंट माइसिली की तरह, ठीक है। और इसका यूज होता है माइल्ड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट स्टेबलाइजिंग के लिए। क्या क्या चीज़ के लिए ये यूज किया जाता है, सोल्यूबलाइजिंग के लिए, ठीक है, प्यूरिफाइंग के लिए और रिकंस्टिट्यूटिंग फंक्शनल के लिए, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन सिस्टम का जो है सोल्यूबलाइजिंग के लिए, प्यूरिफाइंग के लिए, रिकंस्टिट्यूटिंग के फंक्शनल के लिए माइल्ड नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का
यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये आपका मेम्ब्रेन है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफिलिक, देखिए हाइड्रोफिलिक टेल और ये हाइड्रोफिलिक हेड है। तो हमें चाहिए इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल प्रोटीन। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला पोर्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें, ये वाला पोर्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको हम क्या कराएंगे, जो डिटर्जेंट है उसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे। तो ये डिटर्जेंट यहाँ पे देखिए मोनोमर फॉर्म में है, तो मोनोमर फॉर्म में है, जब इसको हम इसके रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो डिटर्जेंट के पास मोनोमर के पास भी हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। और अब जो रिएक्ट कराने का डिटर्जेंट माइसिली बना लेगा, इस तरीके से डिटर्जेंट माइसिली का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो जब इस तरह इससे इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमें, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इंटीग्रल प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाला जो है क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है। और ये वाला जो है यहाँ पे ये क्या था, इंटीग्रल प्रोटीन था, और ये क्या है, डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटीन डिटर्जेंट कॉम्प्लेक्स बना, जो कि फंक्शनल प्रोटीन के फॉर्म में ये आकर के बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो इसमें डिटर्जेंट से हम लोगों ने रिएक्ट किया। रिएक्ट कराने के बाद इन्होंने क्या किया, उस लिपिड बाइलेयर का जो इंट्रैक्शन था उसको डिस्टर्ब कर गया। डिस्टर्ब करने के बाद जो है ये इस तरह से माइसिली का फॉर्मेशन करा डिटर्जेंट जो है, और जिसके कारण जो है प्रोटीन को लेकर के चला आया कहाँ पे, सॉल्यूशन में, और जहाँ पे ये क्या किया, प्रोटीन और डिटर्जेंट का कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो इस तरीके से ये इंटीग्रल प्रोटीन है और इसको घेरे हुए कौन है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। उसके बाद जो यहाँ पे जो लिपिड्स था, जो इसका यहाँ पे ये वाला, ये लिपिड्स वाला बाइलेयर था, तो लिपिड्स बाइलेयर से भी ये डिटर्जेंट आकर के इस तरह से बाइंड कर जाएगा, एंड बाइंड करने के बाद लिपिड डिटर्जेंट माइसिली का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके से जो है आप आइसोलेट कर सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स को, आपको समझ आया। यदि आप शॉर्ट फॉर्म में मतलब याद रखना चाहते हैं, समरी के फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं, जो भी हमने देखा, ठीक है। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन आइसोलेट करना है या फिर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन आइसोलेट करना है, क्या आइसोलेट करना है ये आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या पसंद है, मतलब क्या आप निकालना चाहते हैं, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये वाला नॉन साइटोसोलिक एरिया है, ये वाला साइटोसोलिक एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेरिफेरल प्रोटीन है, हमें पेरिफेरल प्रोटीन आइसोलेट करना है। तो पेरिफेरल प्रोटीन हम आइसोलेट करेंगे, क्या करेंगे, साल्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे और पीएच में चेंज लेके आएंगे। जब साल्ट एक्सट्रैक्शन और पीएच को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेरिफेरल प्रोटीन हमें एक्सट्रैक्ट, जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को हमें आइसोलेट करना है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन है, ये वाला इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन को जब हमें आइसोलेट करना है तो क्या करेंगे, डिटर्जेंट सोल्युबलाइजेशन करेंगे। जब डिटर्जेंट सोल्युबलाइजेशन करेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका समरी वाला पोर्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, ठीक है। तो चलिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है।